ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 421, गलती। लेखक समा ने असुविधाओं के लिए माफ़ी मांगी। औरलिया खान ने जोर से कहा जब वह अपने दरवाजे के सामने सो रही लड़की को देख रहा था, लेकिन उसके आने से ऐसा लग रहा था कि वह स्वाभाविक रूप से अपनी नींद से जाग गई है। खान, उसने ज़मीन से उठकर खड़े होने से पहले आवाज़ लगाए, रात बहुत हो चुकी है, तुम अपने कमरे में जाकर क्यों नहीं सो जाते? खान ने कहा और दरवाजे के करीब गया, लेकिन औरलिया ने रास्ते से हटकर उसे दरवाजे तक पहुंचने से रोक दिया। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, दिन के दौरान मेरा बचाव करने के लिए शुक्रिया, औरलिया ने कहा, जिस पर खान ने भौहें चढ़ाईं। उसने नहीं सोचा था कि उसने दिन में उसका बचाव किया और बस सच कहा। वह इवेंट में भी उससे सच में मिला था। ये बचाव नहीं था, ये बस तथ्य बताना था। खान ने हम किया और बस दरवाजे की तरफ देखा और इससे औरलिया को संकेत मिल गया क्योंकि उसने बस अपने पैरों की तरफ देखा और एक तरफ खिसक गई। शुभ रात्रि, औरलिया, खान ने अभिवादन किया और वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसके हाथों में लिपटा हुआ हाथ उसे उसके पितामह में रोक रहा है, तो वह रुक गया। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो, खान? औरलिया ने अचानक पूछा और जेरास ने एक भौं उठाए। और तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उसने अपने चेहरे पर एक जिज्ञासु भाव के साथ पूछा। क्योंकि जब सिल्वियानो ने तुम्हें पेश किया था तब मैंने तुम्हें अनदेखा कर दिया था। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, औरलिया। नहीं, मैं सिल्वियानो से नफरत करता हूँ, नहीं मैं तुम्हारे बाकी दोस्तों से नफरत करता हूँ, खान ने कहा और औरलिया चौंक कर चौड़ी हो गई। तुम सब एक जैसे ही हो, राजघराने के लोग। और एक बार एक राजघराने ने मुझसे कहा था कि राजघराने के मामले ऐसे नहीं होते जिनमें आम आदमी को अपनी नाक घुसानी चाहिए। मैं बस उस सलाह का पालन कर रहा हूँ, खान ने कहा, जैसे ही औरलिया के हाथ उसकी पकड़ से छूट गए। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे इसके लिए खेद है, उसने बचाव किया और जेरास ने सिर हिलाया। मैंने अभी तुमसे कहा था कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैंने बस ये सुनिश्चित किया कि वह उस सलाह को अपने दिमाग में रखे। तो क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, खान? औरलिया ने उसके पीछे फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ही खान पूरी तरह से उसकी ओर मुड़ा और सुनहरी आंखों और बैंगनी आंखों के जोड़े एक दूसरे को देखने लगे। मैं नहीं करता, खान ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया और उसने एक स्पष्ट भाव से देखा क्योंकि वह पीछे हट गई जैसे कि उसने अभी अभी एक भूत देखा हो। ये सच था, उसे अपने सामने वाली लड़की पसंद नहीं थी, वह दूसरे राजघराने का था। उसने उसे एक आम आदमी कहा था और हालांकि उसने इसके लिए माफ़ी मांगी थी, फिर भी यह बात कुछ समय के लिए उसके साथ रही। और फिर घटना के दौरान उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वह उसे नहीं जानती। और फिर उसने उससे पूछा कि क्या वह उससे प्यार करता है। वह उससे कैसे प्यार कर सकता है? उसे वास्तव में समझ में नहीं आया कि प्यार की यह बात क्या है, हालांकि वह इसे 2 बार महसूस कर चुका था। पहली बार तब था जब उसने पहली बार अपनी याददाश्त को जगाया था और पहली बार जब वह रोया था तो उसने उस भावना को हल्के से महसूस किया था। दूसरी बार तब था जब उसे साइरियन की राजकुमारी गया ने चाकू मारा था। उसने एक बार फिर भी उस भावना को महसूस किया था, और इस तरह से उसने जाना था कि भावना केवल प्यार ही हो सकती है। और जब उसने अपने सामने लड़की को देखा तो उसने उसे बिल्कुल भी वह भावना नहीं दी। सच कहूं तो किसी और ने नहीं दी। खान के लिए उन 2 के अलावा सभी अस्तित्व समान थे। मैंने एक बार तुम्हारी मदद की थी, औरलिया। मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन तुमने गलत सोचा था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यह एक दुर्घटना के कारण था जो सामान्य रूप से नहीं होनी चाहिए थी। और तुमने मेरी जान भी बचाई। तब से हम बराबर हैं। ये वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार से मिला और वे उन कुछ अच्छे लोगों में से थे जिनसे मैं मिला हूँ। मिस्टर एथरस्टन, मिसेज सोफिया, लिलिथ, तुम मेरे लिए एक ऐसे परिवार से ज्यादा हो जिसे देखने का मुझे कभी मौका नहीं मिला। लेकिन तुम मुझे उस अनुभव से कम ही रूबरू करवाती हो। तुम मुझे वो पारिवारिक एहसास नहीं देती। तुम बहुत अजीब थीं। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मेरी जान बचाई, औरलिया। और अगर तुम भी वैसी ही हो तो मुझे खुशी होगी। उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे कम भी नहीं, खान ने साफ साफ समझाया जब उसने उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरते हुए देखीं। क्या यही वजह है कि तुम मेरी बहन के पीछे पड़ गई? औरलिया ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, लेकिन ये देखे बिना नहीं रह सकी कि खान के हाव भाव में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया था। मैं लिलिथ से भी प्यार नहीं करता, लेकिन मैं इस तथ्य की सराहना करता हूं कि जब वह मुझसे मिली तो उसने मुझे बराबरी का दर्जा दिया, बाकी परिवार के लोगों की तरह ही। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं पहले से ही किसी से प्यार करता हूं, खान ने कहा और जैसे ही उसने गया द्वारा दी गई सोने की चेन को अपनी कलाई में लपेटकर उसके चेहरे पर लटकाया। मुझे उम्मीद है कि तुम समझ जाओगी, औरलिया। खुद को धोखा देते रहने की कोई जरूरत नहीं है, खान ने कहा और उसके बाद उसने दरवाजा खोला और वह औरलिया पर जोर से बंद हो गया जो बस वहीं मुंह बनी खड़ी थी।
दोनों को पता नहीं था कि उस रात पूरा घर जाग रहा था, जिसमें मिस्टर एथरस्टन और मिसेज सोफिया भी शामिल थीं। हालांकि माता पिता नीचे थे, लेकिन उनकी बहुत उच्च संस्कृति उन्हें शब्दों को समझने में सक्षम बना सकती थी, क्योंकि यह उनके कानों के ठीक पास था। और यहाँ तक कि लिलित भी, जिसने अपने कान दरवाजे पर रखे थे और हर बातचीत को सुनने में सक्षम थी। कुछ देर बाद सिसकियों की आवाज़ आई जब श्रीमती सोफिया ने बिस्तर से उठने की कोशिश की, लेकिन उन्हें एक गर्म हाथ से रोक लिया गया। परेशान मत हो प्रिय, किसी और की तरह उसकी भावनाओं के साथ खेलने के बजाय उसने उसे एक साधारण सच्चाई बताई थी। उसने सही काम किया था। ऑरेलिया को अकेले ही उस निशान को सहने दो और उसे ठीक करने दो। इससे उसे थोड़ा परिपक्व होने में मदद मिलेगी, श्री एथरस्टन ने कहा, जब श्रीमती सोफिया ने सिर हिलाया और बिस्तर पर वापस लेट गईं। कुछ देर तक सिसकियां गूंजती रहीं, लेकिन जल्द ही शांत हो गईं और फिर गायब हो गईं और ऑरेलिया अपने कमरे में वापस चली गईं। अध्याय 422 गलती। लेखक समा आपकी दया की भीख मांगती है, कृपया। छी, क्या बेवकूफ़ है। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि लिलित के थे, जो अपने बिस्तर पर वापस आ गई। उसके लंबे बैंगनी बाल उसके चारों ओर बिखरे हुए थे और उसकी छाती गुस्से से ऊपर नीचे हो रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी जुड़वां बहन उसके बारे में ऐसा सोचती है। ऐसा लग रहा था जैसे ऑरेलिया को लगता है कि उसने खान को उससे छीन लिया है। छी, कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसे बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछ रही थी, लिलित ने सोचा। आखिरकार उसे पता चल गया कि वह पहले ऐसे सवाल क्यों पूछ रही थी। उसे अजीब लगा था कि ऑरेलिया उससे ऐसे सवाल पूछ रही थी, लेकिन उसने बस इसे एक तरफ कर दिया और कभी भी उन पर गहराई से विचार नहीं किया। उसे अपनी बहन के शब्दों के बारे में कभी गहराई से सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ये सिर्फ इतना था कि वह अपने ही खून के एक सदस्य पर कितना भरोसा करती थी। लेकिन अभी शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि वह अभी कितनी निराश है। उसने जो सवाल पूछा, और इस तथ्य में कि वह किसी ऐसी चीज़ में शामिल थी जिसका उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जल्द ही उसका उग्र भाव शांत हो गया और वह उदास हो गई। जितना वह अपनी बहन पर गुस्सा कर सकती थी, उससे कहीं ज्यादा वह अपनी भावनाओं को समझ सकती थी। इस तरह का इनकार अविश्वसनीय रूप से दिल दहला देने वाला और आंसू बहाने वाला था। शब्द ठंडे थे और कठोरता की कगार पर भी थे, लेकिन वह भी खुद से यह पूछने से खुद को नहीं रोक पाई कि वह खान के बारे में क्या सोचती है। क्या वह उससे नफरत करती है? नहीं। क्या वह उसे पसंद करती है? हाँ। क्या वह उससे प्यार करती है? उसे इस बारे में यकीन नहीं था। खान उसकी उम्र का पहला पुरुष था जिसके गले में उसने हाथ डाला था जब से वह इतनी समझदार हुई थी कि उसे समझ में आया कि प्यार क्या होता है। क्या ये सच में हो सकता है कि वह उसे सिर्फ एक भाई की तरह प्यार करता था? क्या उसे यकीन था कि वह उससे सच में प्यार नहीं करती थी? उसने उसे जल्दी से भाई के रूप में क्यों स्वीकार कर लिया? क्या यह उसके जैसी किसी के लिए अजीब नहीं था जिसे ऐसे पुरुषों से सामान्य नापसंदगी थी जो उसके पिता नहीं हैं? शब्दों ने न केवल ऑरेलिया को चोट पहुंचाई बल्कि उसे भी दुख पहुंचाया। लेकिन वह अभी भी उस सुनहरे बालों वाले लड़के से प्यार करती है। वह खुश थी कि उसने उसे पारिवारिक प्यार के रूप में पहचाना। और अगर वह उसके लिए इतना ही महसूस करता था, तो वह अभी भी उसे एक भाई के रूप में प्यार करती थी। तुम्हारा क्या मतलब है कि कोई खास व्यक्ति वर्तमान में उसकी भावनाओं के साथ खेल रहा है? श्री सोफिया ने चिंतित आंखों से पूछा, क्योंकि वह अपने पति की ओर देख रही थी। आह, तुम इसके बारे में नहीं जानती सोफिया, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी दोष नहीं देती। ऑरेलिया के बहुत सारे दोस्त हैं, उसके स्टेटस वाले दोस्त। वह राजघरानों और शीर्ष परिवारों के अन्य उत्तराधिकारियों की दोस्त है, श्री एथरस्टन ने समझाना शुरू किया और श्री सोफिया ध्यान से सुन रही थी। ये कहना दुखद था, लेकिन वह अपनी लड़की के बारे में उनके पिता से ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। वह एक गृहिणी थी और बहुत कम ही घर से बाहर निकलती थी। यही कारण था कि वह अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, क्योंकि वे उसे सिर्फ उतना ही दिखाते थे जितना वे चाहते थे। ये वही था जो उसका पति चाहता था, कि वह एक गृहिणी हो जिसका राजनीति के दलदल से कोई लेना देना न हो। और उसने उसकी इच्छा का पालन किया। ऑरेलिया के दोस्तों में एक खास व्यक्ति है जिसके बारे में लोगों का मानना है कि वह भविष्य में शादी करेगा, एक प्रेमी और प्रेमिका की तरह, श्री एथरस्टन ने कहा और सोफिया ने भौहें चढ़ा दीं। और वह कौन है? उसने भौहें चढ़ाकर पूछा। वह केवल एक ही व्यक्ति को जानती थी जिसके बारे में उसकी बेटी को पता था कि वह सुनहरे बालों वाला युवक है जिसे वह अपने अभियान से वापस लेकर आई थी। वह उसके आने के बाद अपनी बेटी में अजीबोगरीब बदलाव महसूस कर सकती थी, और वह ये निर्धारित कर सकती थी कि उसकी बेटी भी उस युवक की तरह ही हो सकती है। वह लूना का बेटा है, टायरोन स्टारलाइट, श्री एथरस्टन ने उससे कहा, और श्रीमती सोफिया की भौहें सिकुड़ गईं। लड़के ने ऑरेलिया में अपनी रुचि दिखाई थी, और ऑरेलिया भी उससे प्यार करने लगी। सभी का मानना था कि वे एक जोड़े होंगे और सुनने में सच्चे लगेंगे। काउंसलर के बेटे और बेटी का विवाह करना वाकई एक अच्छा विचार था, लेकिन वे दोनों प्यार के अर्थ के प्रति बहुत भोले हैं, श्री एथरस्टन ने उपहास में अपना सिर हिलाते हुए कहा। उस टायरोन में बहुत बड़ी हिम्मत थी।
और वह सत्ता पाने के लिए जुनूनी है। उसे ऑरेलिया बिल्कुल पसंद नहीं है। वह बस ऑरेलिया की स्थिति का लाभ उठाना चाहता है और एबिसल कोर गिल्ड से जुड़ना चाहता है, पूरी धरती के शीर्ष संगठनों में से एक। वह सिर्फ स्टार ब्राइट अकादमी का हेडमास्टर बनकर संतुष्ट नहीं है, वह और ज्यादा ताकत चाहता है और ऑरेलिया उसके लिए आसान लक्ष्य लगती है। स्वाभाविक रूप से एक तरफा दिखावटी प्यार लंबे समय तक नहीं चल सकता, और हालांकि ऑरेलिया सच में उसके प्यार में पड़ गई और उसे लगा कि टायरोन उससे प्यार करता है। जब उसे सच्चा प्यार मिला तो उसे एहसास हुआ कि टायरोन उसके लिए किस तरह का प्यार करता है, और वह प्यार वही था जो खान ने उसे दिखाया। उसका पहला फूल तब खिलता है जब वह उसकी जान बचाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब मन एक नए आयाम पर पहुंच जाता है तो वह अपने पुराने आयाम में कभी नहीं लौटता। ऑरेलिया के लिए भी यही कहा जा सकता है। टायरोन का झूठा प्यार उसके लिए काफ़ी नहीं था जब उसे खान से प्यार का स्वाद मिल गया, और अब वह दो के बीच फंस गई थी, खान से प्यार करना और टायरोन को निराश न करना। खान ने जो कहा उसके आधार पर ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच पहले भी कोई ऐसी घटना हुई थी जिसने उनके प्यार पर दाग लगा दिया था, मिस्टर एथरस्टन ने कहा, और सोफिया ने सिर हिलाया। ये सच है, एक समय ऐसा था जब वे दोनों एक जगह गए थे और ऑरेलिया उदास होकर लौटी थी। जब मैंने खान से पूछा तो उसने कहा कि ऑरेलिया किसी युवक से मिली थी और वह बदल गई थी। ये भी उसने मुझे बताया कि ऑरेलिया ने क्या कहा था, श्रीमती सोफिया ने कहा, और श्री एथरस्टन ने सिर हिलाया। सच तो यह है कि खान बहुत अजीब है, उसके दिल में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे संभव है। एक दुष्ट अपराधी के दिल में प्यार का कुछ अंश तो होना ही चाहिए, लेकिन खान के दिल में बिल्कुल भी प्यार नहीं था। वह एक निर्दयी शैतान है। मुझे ये तब पता चला जब मैंने ऑरेलिया को ये कहते हुए सुना कि उसने अपने जैसे 100 लोगों को बेरहमी से मार डाला, और वह भी बिना किसी हिचकिचाहट के। ऐसा करने के लिए जितना दबाव चाहिए वह एक 20 साल के बच्चे के लिए नहीं होना चाहिए। सोफिया, मेरी बात पर ध्यान दो, खान बहुत खतरनाक है। अध्याय 423, सजा। मेजबान अपने सभी अराजकता भक्षक कौशल खो देगा। एक झुंड की प्रतिक्रिया की तरह खान भी धीरे धीरे एक खड़े स्थान पर खिसक गया, क्योंकि उसने बीच में खड़े व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करने से पहले अपने चारों ओर मौजूद जियारन पर एक सरसरी नजर डाली। वह वास्तव में नहीं जानता था कि वे कौन थे, लेकिन इस तथ्य से देखते हुए कि यहाँ हर कोई खड़ा था तो उसे निश्चित रूप से होना चाहिए। जियारन का इतिहास, ऊपरी क्षेत्रों का वर्गीकरण हुआ। संदिग्ध गंध आती है। उसके पीछे से आवाज गूंजी, क्योंकि जेरास ने देखा कि कैसे जियारन में से एक ने उसका खोज इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह इसे आधे तक नहीं देख सका, इससे पहले कि उसने एक बटन दबाया और खोज शहर को हटा दिया, जिससे कमरे में दबाव बहरा करने वाले स्तर तक बढ़ गया। तुम उन चीजों की तलाश क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें इसी पर काम करना चाहिए? जियारन ने पूछा, और उसने कीबोर्ड पकड़ लिया और उसे जेरा के सिर पर जोर से पटक दिया। तुरंत ही छर्रे पूरे कमरे में उड़ गए और कमरे में मौजूद जियारन आश्चर्य से चीख उठे। टपकना, टपकना। लाल रक्त की बूंदें जेरास के सिर से बाहर निकलने लगीं और उसके काले बालों पर दाग लगने लगे, जबकि वह खाली आंखों से जमीन की ओर देख रहा था। तुरंत ही जेरास के सामने एक सुनहरा अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। जीवन या मृत्यु खोज सक्रिय हो गई है। होस्ट को एक नीच व्यक्ति द्वारा अपमानित किया गया है, उसे तुरंत मार डालें। पुरस्कार: 1 जोड़ 20,000 EXP, 2 जोड़ 1 लेवल अप कार्ड। दंड: होस्ट कैश डिवोआरा जीन के अयोग्य साबित होगा और अपनी सभी कैश डिवोआरा क्षमताओं को हमेशा के लिए खो देगा। अरे, क्या तुम बहरे हो? जियारन की ओर से एक और कीबोर्ड को पकड़कर एक बार फिर जेरा के सिर पर पटकने के बाद मजाक करने वाली आवाज आई, लेकिन समूह को आश्चर्य हुआ कि एक ही समय में दो आवाजें सुनाई दीं। फटना। कमरे में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर तुरंत ही भय दिखाई दिया, क्योंकि जियारन का सिर, जिसने जेरा के सिर पर कीबोर्ड पटक दिया था, उसकी गर्दन से नीचे लुढ़क गया और जेरा के पैरों पर लुढ़क गया। सदमा, बिल्कुल सदमा। एक अधिकारी बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत मारा गया, और वे और भी अधिक सदमे में देखते रहे जब जेरा अपने घुटने पर झुका और सिर को उठाया, फिर उसे अपने सिर के ऊपर फेंका और तुरंत स्लैश स्लैश स्लैश। पागलों द्वारा काटे जाने की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, क्योंकि राक्षसी पंजे के निशान हवा में दिखाई दिए और हवा तुरंत सैकड़ों रस, मस्तिष्क के रस और हरे रंग के छींटों में कट गई जो पेस्ट की तरह जमीन पर गिर रहे थे। तुम कमीने। जियारन में से एक और दहाड़ता हुआ जेरास की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ा। उसके हाथों ने एक पंजा बनाया जो तुरंत जेरास की ओर लपका, जैसे एक चील चूजे को पकड़ती है, लेकिन तुरंत एक हाथ ने उसके साथ ताली बजाई, जिससे उसकी भयावह शक्ति बिखर गई और ओरियो की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि वे काली आंखें उसकी ओर देखने लगीं। वे आखिरी चीज थी जो उसने देखी, इससे पहले कि उसे अपने सिर में एक विस्फोट महसूस हुआ और अगले ही सेकंड में दुनिया अंधेरे में फीकी पड़ गई और अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं रह गया। तुरंत ही अन्य जियारन जो अपने दोस्तों के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे, वे तुरंत अपने पैरों पर रुक गए, क्योंकि वे अनजाने में डर से 2 कदम पीछे हट गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने क्या किया था। तुम्हारे हमलों में कोई संदेह नहीं है,
वे थोड़ा भी नहीं डगमगाते, भले ही तुमने अभी अभी अपनी जाति को मारा हो, और साथ ही तुमने अभी अभी 2 शीर्ष कॉस्मिक रैंक को बिना ज्यादा प्रयास के मार डाला है। यह न तो एक साधारण आईटी मैनेजर की शक्ति है और न ही मानसिकता है। रोआरी ने अपने सामने खड़े आदमी की ओर देखते हुए कहा, उसके चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। तुम कौन हो? मुझे मत बताओ कि तुम वही नीच व्यक्ति हो जिसने मेरी जाति का नरसंहार किया, उसने पूछा, और उसके सवाल के जवाब में उस आदमी का रूप तेजी से बदल गया। एक साधारण जियारन से उसका शरीर तेजी से उसके वस्त्रों से बाहर निकल आया, क्योंकि उसके शरीर से काली ऊर्जा बाहर निकल रही थी और वह सीधे 3 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ गया, कमरे में मौजूद सभी लोगों से ऊंचा। राक्षसी अथाह पंजे और पैर फट गए और पीछे से एक लंबी पूंछ हवा में घूमी और खाली जगह को चीरती हुई निकल गई। लाल नारकीय दिखने वाले तराजू उसकी साधारण त्वचा से बाहर निकल आए, जिससे उसके अंदर एक और स्तर की दुष्टाभा जुड़ गई, क्योंकि उसकी लाल और काली नसें तराजू के नीचे तेजी से मुड़ गईं और उसका मांसल शरीर एक पहाड़ से उकेरा हुआ लग रहा था जो पूरी तरह से शब्द के लिए खुद को प्रकट कर रहा था, असंभव भौतिकता की मात्र शक्ति के तहत अंतरिक्ष को चकनाचूर कर रहा था। मैं तुम्हें एक बार फिर मुझे नीच कहने की हिम्मत देता हूँ। रॉरी के चेहरे पर एक दहाड़ जैसी आवाज गूंजी और उसके चेहरे के चारों ओर हवा भर गई, जबकि उसकी 6 आंखें इस तात्कालिक परिवर्तन से सदमे में चमक उठीं। ये शक्ति, ये तुम्हारा असली रूप होना चाहिए। तुम निश्चित रूप से एक इंसान नहीं हो। रॉरी ने अपने शब्दों पर यकीन करते हुए कहा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका अपना दिमाग उस दुष्ट आभा से अराजक रूप से हिल रहा था जो उसके सामने की आकृति स्वाभाविक रूप से बह रही थी। यह एक ऐसी क्षमता थी जो किसी इंसान के पास होना असंभव था, जिसका मतलब था कि उन्होंने सब कुछ गलत समझा। उनका प्रतिद्वंद्वी एक पूरी तरह से शैतान था। फिर भी वह महसूस कर सकता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक साधारण व्यक्ति की तरह ही मजबूत था। मानव हो या न हो, तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, नीच। रॉरी ने अभी यह शब्द पूरा भी नहीं किया था कि एक विनाशकारी शक्ति उसके चेहरे की ओर तेजी से निकली। उसकी आंखें शुद्ध सदमे में चौड़ी हो गईं, क्योंकि पंजा उसके चेहरे पर सीधा लगा, और तुरंत उसके पीछे अंतरिक्ष में लहरें उठीं, क्योंकि उसे जबरदस्ती एक छोटे से ब्लैक होल में फेंक दिया गया जो उसके पीछे फट गया और तुरंत शैतानों को पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अपनी खड़ी स्थिति से उठते हुए ज़ेरा के मुंह से काले बालों का एक गुच्छा निकला, और एक पल में वह अचानक हिल गया, क्योंकि उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और एक प्रेत लाल रंग भयानक गति से कमरे में चमक उठा। अचानक रुकने से पहले प्लॉप 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 ये सिर के जमीन पर गिरने की आवाज थी, क्योंकि कमरे में सभी लोग जमीन पर गिर गए, मृत से भी ज्यादा। ये सब करने के बाद उसने आखिरकार अपना ध्यान उस हरे रंग के तूफान पर केंद्रित किया जो तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था, और जिस इमारत पर वह खड़ा था वह तुरंत पीछे की ओर झुक गई, क्योंकि एक ज्वलंत लाल सितारा तेजी से हरे रंग के तूफान की ओर आगे बढ़ा। काबूम। अध्याय 424। एक आकाशगंगा से परे एक प्राणी। विशाल उग्र हरा तूफान आसमान तक पहुंच गया, जिससे पूरी दुनिया को अपने भीतर समा लेने की धमकी दी गई। और तूफान की आंखों में कोई और नहीं बल्कि उग्र रॉरी था, जिसकी 6 आंखें उस समय तीव्र गति से चमक रही थीं जब वह उस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था जहां से उसे उड़ा दिया गया था। कितने साल हो गए हैं जब किसी ने उसके चेहरे पर मुक्का मारने की हिम्मत की है। उसका दिमाग, जो पृथ्वी पर सभी पुस्तकों को बिना एक चौथाई भरे पढ़ सकता था, वह इस तथ्य को समझ भी नहीं पाया। उसका दिल जल उठा और उसने मन ही मन कसम खाते हुए अपनी गति और भी बढ़ा दी। मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि तुम कभी भागो नहीं। मैं बस यही प्रार्थना करता हूं कि तुम पीछे रहो। रॉरी ने सोचा, लेकिन उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव दिखाई दिया जब उसने महसूस किया कि ज्वलंत लाल उल्का अविश्वसनीय गति से तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। आग की लपटों के बीच वह पहले से ही उस पागल मुस्कान को देख सकता था जो उसे काली आंखों वाले व्यक्ति ने दी थी, जिसने तुरंत उसके हरे तूफानी प्रभामंडल को चीर दिया और एक पल में उसके सामने प्रकट हो गया। तुम बहुत साहसी हो, मैं तुम्हें ये बताता हूँ, रॉरी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि पंजा एक बार फिर उसके चेहरे की ओर फटा। अंतरिक्ष क्रूर शक्ति के आगे झुक गया। बूम। जब ज्वलंत हरी हथेली पंजे पर जोर से टकराई तो हवा के स्थान तुरंत धमाके के साथ फट गए। उनकी मात्र शक्ति ने उनके आसपास के स्थान की सीमाओं को बलपूर्वक तोड़ दिया। बिना एक सेकंड के भी आराम किए एक और विनाशकारी पंजे के प्रहार ने रॉरी की पूरी दृष्टि को ढक लिया, क्योंकि ज़ेरास ने अपना दूसरा पंजा उसकी ओर फेंका। बूम। उनके आदान प्रदान से मात्र शॉकवेव उनके पैरों के नीचे की पूरी संरचनाओं में फैल गई और कोई भी बदकिस्मत व्यक्ति जो उनके आदान प्रदान के रास्ते में था टुकड़ों में फट गया। बूम बूम बूम। उनका हर वार G4 स्पेसशिप में मौजूद जियारन की रीढ़ में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था, और यहां तक कि स्पेसशिप को भी अंतरिक्ष में ये कहते हुए देखा जा सकता था, हालांकि बहुत हल्के से, यह असंभव है। रॉरी के मुंह से गुस्से की दहाड़ निकली, क्योंकि उसे लगा कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से पूरी तरह क्रूर ताकत से मुकाबला कर रहा है। उसकी सबसे बड़ी क्षमता उसके सामने खड़े बदमाश से मुकाबला करना था। इसमें कोई संदेह नहीं था। हर एक पंजे में केवल शुद्ध शक्ति थी और वह महसूस कर सकता था कि हर एक वार उसके पूरे शरीर में भयानक गूंज भेज रहा था।
थोड़ी सी भी व्याकुलता के साथ रॉरी के चेहरे पर एक लंबा घाव फैल गया और ज़ेरा की पूंछ ने उसके चेहरे पर जबरदस्ती एक रेखा बना दी। बेशर्म, गेरन ने जोर से दहाड़ लगाए। ज़ेरा के चेहरे पर ऊर्जा का एक हरा तूफान फूट पड़ा और तुरंत ही उसका चेहरा बदल गया क्योंकि वह बिना रोके गति के साथ कई इमारतों से टकरा गया। उसने अपने मुंह से एक कला का इस्तेमाल किया। ज़ेरास ने अपने दिमाग में सोचा क्योंकि वह अलग अलग इमारतों से टकराता रहा लेकिन एक इमारत की नोक पर अपने बाएं हाथ को जोर से दबाता रहा। गगनचुंबी इमारत के मलबे में तब्दील होने पर अपनी गति को रोक दिया। फिर भी वह अभी शांत नहीं हुआ था जब उसने महसूस किया कि उसके पीछे की जगह से कोई उपस्थिति निकल गई और उसकी पीठ के पीछे की जगह टुकड़े टुकड़े हो गई। धमाका, पूरी जगह टूट गई क्योंकि ज़ेरा की छाती पर एक पैर जोर से टकराया। हड्डियों के टूटने की आवाज़ जोर से गूंज रही थी लेकिन जब रॉरी ने सोचा कि उसका प्रतिद्वंद्वी उड़ जाएगा, ज़ेरास ने अचानक दोनों हाथों से उसके पैर को कसकर पकड़ लिया और तुरंत धमाका धमाका धमाका। इसके बाद खून हवा में उछलने लगा और रॉरी के चेहरे पर 3 और कट के निशान दिखाई देने लगे। तुम कमीने, रॉरी जोर से चिल्लाया और ज़ेरा के मुंह को घूरा जिसमें से लाल खून टपक रहा था। फिर भी उसकी क्रूर मुस्कान और भी चौड़ी हो गई क्योंकि उसने अचानक अपना सिर आगे की ओर पटकते हुए रॉरी की आंखों पर वार किया। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि ज़ेरा का सिर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर झटका क्योंकि उस आदमी की छाती को पकड़े हुए हाथ तुरंत ढीला हो गया और उसकी जगह ज़ेरा उड़ गया। उसकी आंखें, वे मेरी खोपड़ी से भी ज्यादा सख्त हैं। ज़ेरास ने खुद को चौंकाते हुए सोचा क्योंकि उसका सिर संरचनाओं से टकराया और उन्हें जमीन पर गिरा दिया इससे पहले कि वह अपने राक्षसी पैरों को जमीन पर पटक कर जोर से रुकता, जिससे जमीन पर एक विशाल खाई बन जाती जो पूरे पहाड़ के आकार की हो सकती थी। धमाका, तुरंत उसके सामने की जमीन धंस गई और कांच की तरह टुकड़ों में बिखर गई। जैसे रॉरी उसके सामने आया और धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर एक जानलेवा भाव था। वह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ज़ेरा ने उस आदमी को देखते हुए सोचा और पाया कि कट के निशान गायब हो गए हैं और टूटी हुई आंखें भी तुरंत ठीक हो गई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसने ज़ेरास के साथ कोई हरकत ही नहीं की। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, तुम नीच इंसान हो, रॉरी ने कहा और ज़ेरा के चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान आ गई। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हो, उच्च इंसान, ज़ेरास ने मजाक किया और रॉरी की आंखों में एक नस चढ़ गई। तुम जैसे नीच इंसान हम जियारन की ताकत को कभी नहीं समझ पाएंगे। जब मैं कहता हूं कि तुम नीच इंसान हो तो मैं तुम्हारा सम्मान भी कर रहा हूं, और अभी मैं दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों है, रॉरी ने दांत भींचकर कहा। जैसे ही ज़ेरास ने अपना पैर जमीन पर पटका, एक विशाल खाई आगे की ओर बढ़ रही थी और उसके लाल रंग के तराजू और भी चमक उठे। उसकी आंखों में अंधेरा भंवर और भी तेजी से घूम रहा था। लाओ इसे, देवी गया का चौथा क्षेत्र, शाश्वत अधीनता की आंखें, रॉरी ने जोर से कहा जैसे उसने अपने हाथों को बंद किया और एक अजीब सी हाथ की मुहर बनाई। तुरंत ज़ेरास के लिए पूरी दुनिया तुरंत रुक गई। दुनिया भर में एक दबाव फैल गया जैसे कि किसी बड़े खतरे का पूर्वाभास हो। खुला ताला, रॉरी ने जोर से कहा और तुरंत उसकी 6 आंखों पर रूनिक रेखाएं दिखाई दी और तुरंत एक नेत्रगोलक की एक विशाल प्रेत छवि चमक उठी और तुरंत पुतलियां घूमने लगी क्योंकि ज़ेरास को बलपूर्वक पुतली में घुसाया गया था जो जल्द ही एक धमाके के साथ बंद हो गई। चलो देखते हैं कि तुम्हें मुमू बनने में कितना समय लगता है, हे। अध्याय 425, एक सच्चे क्षेत्र में फंसा हुआ। बल इतना हिंसक था कि इससे पहले ज़ेरास ने खुद को इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए पूरी तरह से बेकार पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका निगल जाना ब्रह्मांड का एक प्राकृतिक नियम है क्योंकि हर जीवन को अंततः समाप्त होना ही है। फिर भी उसे अपने अगले कदम के बारे में सोचने के लिए ज्यादा समय नहीं दिया गया था जब उसने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की जमीन एक बार फिर से जम गई और वह धड़ाम से जमीन पर गिरा। अपने पैरों पर खड़े होकर वह देख सकता था कि वह अंतहीन बर्फ के एक विशाल विस्तार में था जो ज्वार की तरह जगह जगह बह रही थी। ये पूरी दुनिया को ढकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सफ़ेद चादर की तरह था क्योंकि बर्फ ने पूरी जगह को ढक लिया था और कुछ भी नहीं बल्कि अंतहीन सफ़ेद रंग की आकृति बना रही थी। हवा में वीरानी और एक प्राचीन एहसास की आभा थी। फिर भी ज़ेरास हवा में कुछ अलग भी महसूस कर सकता था, कुछ बुराई, कुछ जाना पहचाना। हम्मफ। हवा को सूंघते हुए उसने हवा में जो भी अजीब गंध आ रही थी उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान उसकी नज़र के सामने दिखाई देने वाले सुनहरे अधिसूचना पैनल से हट गया। बधाई हो, होस्ट ने सफलतापूर्वक खोज पूरी कर ली है। सेलेस्ट्रिया परिवार के मुखिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। पुरस्कार दिए गए हैं। बधाई हो, जीवन और मृत्यु की खोज पूरी हो गई है। पुरस्कार दिए गए हैं। अच्छा, ज़ेरास ने अपने अजीबोगरीब परिवेश की ओर ध्यान देने से पहले मुस्कुराते हुए सोचा। वहां कुछ भी नहीं था, फिर भी वह बेचैन महसूस कर रहा था। वह गर्वीली हरी आंखें उसे यहां खेलने के लिए नहीं भेज सकती थीं। अराजकता की आंखों को सक्रिय करें, ज़ेरास ने अपने मन में आदेश दिया क्योंकि उसकी आंखों में एक हरा बिंदु दिखाई दिया और तुरंत उसके सामने की नज़र बदल गई।
सफ़ेद बर्फ के विशाल विस्तार से लेकर बहुत ऊंची दीवारों वाली जलती हुई लावा की दुनिया तक जो आसमान तक पहुंचती हुई प्रतीत होती है और जिसके शीर्ष पर सैकड़ों क्रॉसबो मौजूद हैं। अपने पैरों के चारों ओर देखते हुए हरे रंग के दिखने वाले तीरों द्वारा जमीन पर कील ठोंके गए विभिन्न प्राणियों की लाशें रखीं, जिससे ज़ेरास को अपनी आत्मा की गहराई से घृणा महसूस हुई। यह आभा, ज़ेरास ने सोचा, जब वह घुटने पर बैठा और एक विदेशी प्राणी के शरीर से एक तीर निकाला। तीर को देखते हुए ये लकड़ी का बना हुआ प्रतीत होता था, फिर भी एक विशेष हरे रंग की आभा से स्पंदित था। जैसे ही ज़ेरास ने सूंघा, उसके शरीर ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया, ये निस्संदेह जीवन की आभा है। हरा रंग मुझे पहले से ही एक परिचित एहसास दे रहा था, लेकिन मैं इससे इतनी नफरत कैसे कर सकता हूँ जबकि मुझे इससे प्यार करना चाहिए। ज़ेरास ने खुद से सोचा, जब उसने तीर को जमीन पर फेंका और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके सामने का दृश्य एक युद्ध जैसा था, जहां कुछ लोगों ने उन ऊंची दीवारों पर बड़े क्रॉसबो के साथ आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन सभी को गोली मार दी गई। उनकी लाशें हजारों की संख्या में ढेर हो गईं। यह एक बहुत ही अजीब क्षेत्र है, ज़ेरास ने दृढ़ निश्चय किया और पुष्टि में वह ऊंची हरी दीवारों के शीर्ष से निकलने वाली धातु की आवाज़ सुन सकता था। उसकी नज़र में जो दिखाई दिया वह एक रूनिक हरे रंग के कवच में सजे हुए आकृतियां थीं, जो एक शक्तिशाली हरे रंग की रोशनी के साथ स्पंदित होती थीं, क्योंकि वे सभी ऊंची दीवार के हर इंच को ढांकते हुए और ज़ेरा की पूरी दृष्टि को पूरी तरह से ढांकते हुए ऊपर उठती थीं। इसके बाद जो हुआ वह ज़ेरास के सामने विशाल दीवार के खुलने और लोगों के एक समूह के बाहर निकलने से पहले एक वीर ड्रम की आवाज़ थी। उनका वर्णन करने के लिए सही शब्द शूरवीर था, और उनमें से प्रत्येक एक धातु दिखने वाले बाघ जैसे जानवर पर चढ़े और अपने हाथों में जियारन की जाति के प्रतीकात्मक बिजली के भाले को पकड़ लिया। दीवार के ऊपर बख्तरबंद शूरवीर द्वारा क्रॉसबो स्थापित किए गए थे और वे सभी सीधे ज़ेरास की ओर इशारा करते थे, जिसका चेहरा भ्रम में बदल गया। होस्ट को छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक विशेषज्ञ की हस्ताक्षर क्षमता का सामना करना पड़ा है। हम छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक। ज़ेरास ने सोचा कि उसकी आंखों में सच्चाई आ गई है। जिस आदमी के साथ उसने अभी अभी चालें बदली थीं, वह वास्तव में छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक पर था। तो इसका मतलब है कि वह निस्संदेह 3 सबसे शक्तिशाली जियारन में से एक था, जो उसने कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी से सीखा था। तो अंत में वे ब्रह्मांड मूल रैंक पर नहीं हैं, वे उससे बस आधा कदम करीब हैं। उस स्थिति में उन्हें पीक गैलेक्सी रैंक कहना अधिक उचित होगा, ज़ेरास ने सोचा। लेकिन वह इतना कमज़ोर कैसे है? ज़ेरास ने खुद से कहा। आदमी पीक गैलेक्सी रैंक पर था और फिर भी ज़ेरास को उससे कोई खास खतरा महसूस नहीं हुआ। उसकी शारीरिक शक्ति उसके ऊपर हावी नहीं हो सकती थी, और न ही ज़ेरास को लगता था कि गति के मामले में वह आदमी उससे मुकाबला कर सकता है। तो वह पीक गैलेक्सी रैंक स्टेज पर कैसे था? फिर भी उसे ऐसा लगा कि वह बीच में या यहाँ तक कि शुरुआती दौर में ही था। ऐसा इसलिए है क्योंकि छद्म ब्रह्मांड मूल रैंक वाले लोग अब ताकत की खेती नहीं करते। सिस्टम पैनल अचानक उसके चेहरे के ठीक सामने आ गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि अब ताकत की खेती नहीं की जाती? क्या खेती का मतलब ताकत को बेहतर बनाना नहीं है? ज़ेरास ने भौहें चढ़ाकर पूछा। यह एक सार्वभौमिक नियम था, ताकतवर कमजोर पर हमला करता है और उन दोनों के बीच की परिभाषित रेखा खेती है। साधना का मुख्य कारण अपनी शक्ति को बढ़ाना नहीं है। इस तथ्य को समझने के लिए मेज़बान साधना और इच्छाशक्ति पर्याप्त नहीं है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि जब आप गैलेक्सी रैंक पर पहुँच जाते हैं तो व्यक्ति अपनी शक्ति को साधना नहीं करता। उनकी शारीरिक शक्ति में अब और सुधार नहीं होता। अब वे जो साधना करते हैं वह प्राकृतिक नियम हैं। ब्रह्मांड मूल रैंक बनने के लिए व्यक्ति को अपना स्वयं का संपूर्ण ब्रह्मांड बनाना होगा, और नियम ब्रह्मांड बनाते हैं। जब साधक को ब्रह्मांड की मूल रैंक तक पहुंचना और निर्वाण प्राप्त करना बाकी था, उनका ब्रह्मांड चाहे कितना भी विकसित क्यों ना हो, उसे अभी भी एक डोमेन कहा जाएगा, लेकिन सामान्य कॉस्मिक रैंक डोमेन के विपरीत। गैलेक्सी रैंक एक वह है जिसके मूल में नियम हैं, और अभी मेज़बान एक ऐसे ही सच्चे डोमेन में फंसा हुआ है। या इसे अच्छे से कहें तो आप अपने प्रतिद्वंद्वी की अपनी दुनिया में फंस गए हैं। अध्याय 426 दुनिया के खिलाफ एक। युद्ध के मैदान में टकराव की आवाज़ गूंज उठी जब बख्तरबंद शूरवीर ने अपने भाले के निचले हिस्से को जमीन पर पटक दिया। हर टकराव से ज़रा के पैरों के नीचे शक्तिशाली कंपन पैदा हो रहा था। 500,000 सैनिकों की छवि एक व्यक्ति का सामना करने की तैयारी में अपने भालों के निचले हिस्से को जमीन पर पटक रही थी। बख्तरबंद शूरवीर ने हर जगह जमीन और ऊंची दीवारों को कवर किया, और उनकी आभा ही किसी के भी दिल में ठंडक पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। वह सिस्टम, तुमने कहा कि यह एक दुनिया है और मेरे प्रतिद्वंद्वी के कानूनों द्वारा निर्देशित है। हाँ, तो मैं पहले से ही समझ गया हूं कि इस दुनिया से कैसे बाहर निकलना है। ये युद्ध की सेटिंग है। वे सभी दीवारों और ज़मीन पर हैं। उनका मुख्य लक्ष्य, या मुझे कहना चाहिए कि इस दुनिया का मुख्य नियम बहुत सरल है। कोई भी उन बड़ी दीवारों में प्रवेश करने में सफल नहीं होगा। ये सरल नियम है, और इस नियम को तोड़ने का मतलब होगा इस घेरे को तोड़कर दीवारों में घुसने में सक्षम होना।
मुझे पूरा यकीन है कि एक बार जब मैं इस घेरे को तोड़ दूंगा तो मैं इस क्षेत्र के अंतिम कानून को तोड़ दूंगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बिखर जाएगा, जेरास ने मुस्कुराते हुए कहा, और मानो उसके विचार की पुष्टि करने के लिए सुनहरा अधिसूचना पैनल दिखाई दिया। मुख्य खोज सक्रिय हो गई है, दीवारों में पहुंचें जिससे आपके प्रतिद्वंद्वी का क्षेत्र टूट जाए। पुरस्कार 1 जोड़ 40,000 EXP। 2 जोड़ 1 कायाकल्प कार्ड। जैसा मैंने सोचा था, जेरास ने सोचा जब उसने अपनी पूरी दृष्टि को कवर करने वाले बख्तरबंद शूरवीरों के समुद्र के सामने देखा। अपने बाघों पर सवार रक्षकों के समुद्र से उनमें से एक धीरे धीरे अपने बाघ के साथ आगे बढ़ा, जो बाकी की तुलना में 2 गुना बड़ा था, और उसकी आंखों में एक हरी लौ जल रही थी। हमले की दहाड़ सुनाई दी और तुरंत ही पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि हजारों से ज्यादा लोग तेजी से उसकी ओर दौड़ते हुए आए। हड्डियों के खींचने और एक दूसरे से रगड़ने की आवाजें गूंज उठीं, क्योंकि जेरा के शरीर पर लाल रंग के तराजू और भी ज्यादा लाल रोशनी से चमक उठे और उसके लाल तराजू से काली नसें बाहर निकल आईं। उसके राक्षसी पंजे एक समान लाल रंग की रोशनी से चमक रहे थे, जबकि उसकी पूंछ तेजी से उसके पीछे घूम रही थी, सांपों की तरह मुड़ रही थी। मैं नरसंहार करूंगा, जेरास ने एक स्पष्ट भाव के साथ कहा, और उसकी आंखें तुरंत ही निकट आ रहे समूह पर टिक गईं। और तुरंत ही उसकी मांसपेशियां पागलपन की तरह फड़कने लगीं, क्योंकि जेरास धीरे धीरे हवा में ऊपर की ओर तैरने लगा। उसने अपने राक्षसी शारीरिक बल से अपने आसपास के गुरुत्वाकर्षण को बलपूर्वक अस्थिर करके आसानी से उड़ना सीख लिया था। अपने प्रतिद्वंद्वी से 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर जेरास ने आकाश की ओर देखा, क्योंकि उसका गला तुरंत ही चौड़ा और चौड़ा होने लगा। उसके गले पर लाल रंग की लकीरें दिखाई देने लगीं, क्योंकि उसने अपने गले के अंदर जितना संभव था उतना बल लगा दिया। इससे पहले की गर्जना के बाद आई विनाशकारी शक्ति विनाशकारी थी, क्योंकि अंतरिक्ष तुरंत ही उन शॉकवेव से अलग हो गया जो निर्दयतापूर्वक निकट आने वाले समूह की ओर बढ़ रहे थे। धमाका! तुरंत यह उनके सामने से टकराया, और उसके बाद जो हुआ वह ये था कि बख्तरबंद शूरवीर पीछे की ओर उछलकर पीछे आ रहे अन्य कवच रक्षकों से टकरा गया, जिससे एक दूसरे को जमीन पर गिरा दिया गया। एक ही चाल से उसने प्रभावी रूप से उनकी व्यवस्थित व्यवस्था को बाधित कर दिया था। इससे उसे विश्वास हो गया कि सेना को वास्तव में जमीन पर गिराया जा सकता है। तुरंत जेरास वापस जमीन पर गिर गया, उसकी गर्दन की हड्डियां और कंधे की हड्डियां उसके शरीर में टूट गईं, जबकि एक पागल द्वेषपूर्ण दबाव उसके शरीर से धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। धमाका! अभी तक हिले बिना ही उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगी, क्योंकि जेरास अचानक एक असली जानवर की तरह चारों पैरों पर गिर गया। उसके राक्षसी पंजे जमीन को ऐसे चीर रहे थे जैसे वह मक्खन के अलावा कुछ नहीं था। तत्काल ब्लिट्ज सक्रिय करें, जेरास ने आदेश दिया, और तुरंत उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई, क्योंकि वह भयानक गति से आगे बढ़ा। उसके शरीर के चारों ओर की हवा में बेतहाशा दरारें पड़ गईं, आग की लपटें बाहर की ओर फूटने लगीं, क्योंकि कुल 500,000 शूरवीर तेजी से एक ही प्राणी पर हमला कर रहे थे। उनसे 30 मीटर की दूरी पर पहुंचकर जेरास अचानक हवा में उछला और तुरंत अपने पंजे नीचे की ओर समूह पर वार करने लगा। तुरंत लाल रंग के पंजों का एक विशाल प्रेत दूसरी दुनिया की शक्ति से भरा हुआ हवा में दिखाई दिया और तुरंत ही शूरवीरों की भीड़ पर गिर गया, जिन्होंने अपने भाले ऊपर की ओर उठाए। उनके सिर को हरे रंग की एक पतली दीवार ने ढक लिया और पंजा तुरंत उसमें जा घुसा। इसके बाद जो हुआ वह तुरंत ही टूट गया, क्योंकि हरा अवरोध तुरंत ही जमीन पर गिर गया और अपने रास्ते में आने वाले बदकिस्मत समूह को अलग कर दिया। धमाका! जैसे ही जेरास दोनों पैरों पर वापस आया, जमीन धंस गई और वह तुरंत वहां से गायब हो गया जहां वह खड़ा था। हजारों की सेना के बीच में एक लाल रंग की आकृति अविश्वसनीय गति से घूम रही थी। कभी कभी उस क्षेत्र से रोशनी की चमक निकल रही थी और उसके बाद जो हुआ वह पूरे समूह का पूर्ण नरसंहार था, जिसके पास बचने का कोई मौका नहीं था। सैकड़ों बिजली के भाले पहले से ही उसके पूरे शरीर को ढंक चुके थे, खून उसके तराजू से टपक रहा था, फिर भी वे उसे और भी ज्यादा खतरनाक बना रहे थे, क्योंकि शैतान अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना नरसंहार जारी रखता था, मानो उसे अपने पूरे शरीर के चारों ओर लगी चोटों का पता ही न हो। अपने स्वचालित अमर कौशल को सक्रिय करने के साथ जेरास को इस तरह के युद्ध में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस पर लगे सभी घाव एक पल में तुरंत ठीक हो सकते थे। लेकिन शूरवीरों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता था, जो एक ही वार से तुरंत टकसाल में बदल गए। युद्ध हेरफेर सक्रिय हो गया है। होस्ट अब युद्ध में मौजूद अराजक ऊर्जा को निगलना शुरू कर देगा। तुरंत जेरास को लगा जैसे उसके शरीर में एक ताज़ा ठंडी धारा प्रवाहित हो रही है जो उसे ऊर्जा से भर रही है, और तुरंत उसका दिल अचानक ठंडा और ठंडा होने लगा, जबकि ऊर्जा उसकी सभी नसों में प्रवाहित हो रही थी। बधाई हो, हॉट ऑफ कैश सक्रिय हो गया है। होस्ट अब अपने भीतर मौजूद अराजक ऊर्जा पर अधिक नियंत्रण रखेगा। बधाई हो, सर्वनाशकारी बल हेरफेर अब बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। अध्याय 427 एक युद्ध शैतान। एक प्राणी जो युद्ध में मारे गए लोगों के शरीर से ऊर्जा को अवशोषित करता है। एक प्राणी जो अपने शरीर पर मौजूद हर तरह के घावों से तुरंत ठीक हो जाता है। अमर होने की एक शाब्दिक परिभाषा।
वह जो 5 लाख सैनिकों के सामने खड़ा हो सकता है, फिर भी उसके दिल में एक भी कंपन नहीं है। ये आमतौर पर उन विशेषताओं में से एक है जो एक सच्चे योद्धा की क्षमता वाले व्यक्ति को परिभाषित करती हैं। लेकिन क्या होता है जब एक ही प्राणी में एक साथ ये सब मौजूद हो? एक ऐसा प्राणी बनाया जाता है जो कभी अस्तित्व में नहीं होना चाहिए, एक सच्चा योद्धा शैतान। केवल अब जेरास को अपनी क्षमता के आतंक का एहसास हुआ। केवल अब वह एक एसएसएस ग्रेड जीन की शक्ति को समझना शुरू कर रहा था। ऊर्जा उसकी नसों में धड़क रही थी, जिससे उसे अविश्वसनीय ताकत मिल रही थी। भाले की हरी ऊर्जा उसके शरीर को छेदती हुई उसके मांस को चीरती हुई निकल गई, फिर भी उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। वह तुरंत खुद को महसूस कर सकता था और हर उपचार के साथ जेरास को कुछ ऐसा लगा जो अविश्वसनीय था। हर क्षति के साथ उसके तराजू और भी सख्त होते जा रहे थे। वह तुरंत महसूस कर सकता था कि वह अपने घावों से ठीक हो गया है। आगे के हमलों ने उसे लगभग कुछ भी नहीं किया। यह युद्ध के लिए एक तरह का प्राकृतिक अनुकूलन था जिसे जेरास अपने दिमाग में नहीं समाहित कर सकता था, लेकिन वह अपने अस्तित्व में इसे महसूस कर सकता था क्योंकि उसके पंजे आसानी से बख्तरबंद शूरवीरों को चीर रहे थे। वह अजेय था, वह अविचल था, वह अपराजय था। योजक चिन्ह। समय तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जेरास के लिए ये कभी भी आगे नहीं बढ़ा। सुबह हुई, सूरज उसके सिर के ऊपर दिखाई दिया, फिर क्षितिज पर गायब हो गया। बर्फ गिर रही थी, कभी कभी बारिश होती थी। बर्फीली जमीन अगले ही पल अचानक रेगिस्तान बन सकती थी। लेकिन वह अनजान बना रहा। इतना लड़ते रहने के लिए उसे ये भी याद नहीं था कि समय क्या था। वह ये लगातार कार्रवाई कब से कर रहा था, और वह उन्हें नीचे गिराता रहा। वह उनके शरीर पर गोलियां चलाता रहा। आखिरकार उसे पता चला कि वे अब नहीं रहे। जैसे ही उसने आक्रमण के नेता का सिर पकड़ा और उसकी खाली आंखों में सिर्फ अराजकता थी, उसने उसकी आंखों में झांका। अपने पंजों में ताकत लगाते हुए हेलमेट को हिंसक तरीके से छेद दिया, क्योंकि शरीर जमीन पर गिरने से पहले ही लंगड़ा हो गया। और वहां खड़ा था। उसकी आकृति के चारों ओर एक वीरान आभा थी, जिसकी शुरुआती ऊंचाई 3 मीटर थी जो बढ़कर 5 मीटर हो गई थी, और उसके लाल रंग के तराजू एक उग्र लाल रंग में बदल गए थे। 500,000। वे 500,000 सैनिक थे, और उसने उन सभी को मार डाला था। जेरास अपने राक्षसी पंजों को देखने के लिए मुड़ा, और जैसे ही उसने चाहा, एक लाल ऊर्जा ने उसके पूरे हाथ को किसी तरह के दस्ताने की तरह ढंक दिया। सुंदर और आंखों को लुभाने वाला, फिर भी अविश्वसनीय घातकता से भरा हुआ, जो किसी की भी आत्मा को ठंडा कर सकता था। मैंने कुछ ऐसा समझ लिया है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह अस्तित्व में है। उसकी कर्कश आवाज गूंज उठी। उसके मुंह के आसपास का स्थान उसके शब्दों के तीव्र दबाव से कांप रहा था, क्योंकि उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया था। उस पर लाल ऊर्जा और भी बढ़ रही थी। बधाई हो, मेजबान ने सफलतापूर्वक एक कानून को समझ लिया है। कानून का ग्रेड एक्सेस किया गया। पौराणिक कानून का प्रकार, विनाश का कानून। विनाश। जेरास ने अपने आप को सोचा जब उसने अपने चारों ओर देखा कि 500,000 सैनिकों के शव जमीन पर बिखरे पड़े थे। किसी के दिल को दहला देने वाली शक्तिशाली सेना को उसने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मैं पहले से दोगुना मजबूत हो गया हूं। मैं इसे महसूस कर सकता हूं। मेरे अस्तित्व में एक नई शक्ति बह रही है। जेरास ने सोचा जब उसने अपने तराजू को देखा। वे लाल से पूरी तरह से लाल हो गए थे। जितने ज्यादा घाव उसे लगे, उसके शल्क उतने ही सख्त होते गए, और युद्ध में उसे 1 से ज्यादा घाव लगे थे, जिसका मतलब है कि उसके शल्क लगातार 10 लाख से ज्यादा बार झड़ चुके हैं। और उसकी लंबाई को देखते हुए वह 3 मीटर की ऊंचाई से बढ़कर 5 मीटर हो गया था। यह उसकी ताकत में सुधार का सबसे स्पष्ट संकेत था। आखिरकार उसने अपना ध्यान उस आखिरी चीज पर लगाया जो उसे वहां से जाने से रोक रही थी। दीवार पर बख्तरबंद पहरेदार। दीवार पर लगे सैकड़ों क्रॉस धनुषों की आवाज उसकी दिशा में गूंज उठी। जैसे ही जेरास भी आगे बढ़ा और गेट की ओर चलने लगा, आग आदेश 10 पूरे फर्शों में गूंज उठा, क्योंकि समुद्र के तीर तुरंत बरसने लगे, पूरे आसमान को ढंकने लगे, और तुरंत वे जेरास पर टूट पड़े, जो बिना किसी हिचकिचाहट के गेट की ओर चल पड़ा। मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है। उसने तीरों को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए नहीं कि वह मूर्ख था, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि उनके प्रयास व्यर्थ थे। जब तीर उसके तराजू पर गिरे तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सिवाय छोटी छोटी चिंगारियां पैदा करने और उसके तराजू से टकराने के, यहां तक कि उसके शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं निकली। आग आदेश एक बार फिर दीवारों के ऊपर से गूंज उठा, जब तीरों की एक और बारिश उस पर हुई, लेकिन इससे भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जेरास अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। लेकिन इस बार उसने जवाबी हमला करने का फैसला किया, क्योंकि उसने भी कुछ तीर उठाए और फिर उन्हें बाहर की ओर फेंक दिया। बूम! भालों की नोक पर जगह उड़ गई, क्योंकि वे तेजी से दीवारों के शीर्ष पर गार्डों पर बंद हो गए। बूम बूम बूम! इसके बाद जो हुआ वह यह था कि बख्तरबंद सैनिकों के शरीर दीवारों से नीचे गिरने लगे, और उनके अपने तीरों ने उन्हें छेद दिया और दीवारों पर बारिश की तरह बरस पड़े।
हमले का तीसरा आदेश कभी नहीं आया, इससे पहले कि दीवारों के ऊपर सभी बख्तरबंद गार्डों को मौत के घाट उतार दिया गया। और ज़ेरास दीवार के सामने आ गया, उसका एक मुक्का दीवारों पर लगा, जिससे उसके पूरे शरीर पर लाल चिंगारी दिखाई देने लगी। बूम! इसकी पूरी सतह पर दरारें फैल गईं और तुरंत बड़ी दीवारें जमीन पर गिर गईं और दीवारों के भीतर क्या मौजूद था ये पता चला। आंखों के आकार का एक विशाल अंधेरा भंवर जो निस्संदेह डोमेन से बाहर निकलने का रास्ता था। बधाई हो, होस्ट ने मिशन पूरा कर लिया है। अध्याय 428, मजबूत होकर वापस लौटना। अंधेरे भंवर को देखते हुए उसने अपने प्रतिद्वंद्वी डोमेन से बलपूर्वक बाहर निकलने का रास्ता देखा, लेकिन ज़ेरास कुछ और चाहता था। वह चाहता था, सिस्टम इंटरफेस सक्रिय करें। ज़ेरास ने अचानक आदेश दिया। उसे याद आया कि उसने कुछ खोज पूरी कर ली थी, लेकिन उन्हें जांचने का समय नहीं था। बधाई हो, होस्ट ने सेलेस्ट्रिया परिवार के कुलपति के बारे में जानकारी सफलतापूर्वक प्राप्त कर ली है। पुरस्कार: 1 जोड़ 2 क्षमता उन्नयन कार्ड, 2 जोड़ 50,000 EXP, 3 जोड़ 50 कॉस्मिक स्टोन। बधाई हो, जीवन और मृत्यु की खोज पूरी हो गई है। पुरस्कार: 1 जोड़ 20,000 EXP, 2 जोड़ 1 लेवल अप कार्ड। बधाई हो, मुख्य खोज पूरी हो गई है। दीवार पार करें। पुरस्कार: 1 जोड़ 40,000 EXP, 2 जोड़ कायाकल्प कार्ड। बधाई हो, आपने कुल 600,000 स्पिरिट गार्ड्स को मार दिया है। 600,000 EXP प्रदान किया गया है। कुल EXP 76005500। क्या होस्ट लेवल अप करना चाहता है? हाँ, ज़ेरास ने पुष्टि की। बधाई हो, होस्ट लेवल 24 तक पहुंच गया है। जोड़ 20 विशेषता अंक प्रदान किए गए हैं। कुल EXP 21007000। स्तर ऊपर कार्ड 1। क्या होस्ट स्तर ऊपर कार्ड का उपयोग करना चाहता है? हाँ, बधाई हो, होस्ट लेवल 25 तक पहुंच गया है। जोड़ 20 विशेषता अंक प्राप्त किए गए हैं। बधाई हो, 200 अंक केवल आपकी शक्ति आंकड़ों में जोड़े गए हैं, जबकि 100 अंक आपके सभी आंकड़ों में जोड़े गए हैं। विशेषताएं: शक्ति 600, चपलता 500, धारणा 500, बुद्धिमत्ता 250, आकर्षण 210, इच्छा शक्ति 160, विशेषता अंक 40। होस्ट अपने विशेषता अंक कैसे बढ़ाना चाहेगा? इच्छा शक्ति में 40 अंक जोड़ें। ज़ेरास ने बिना सोचे समझे तुरंत आदेश दिया। बधाई हो, इच्छा शक्ति में 40 अंक जोड़े गए हैं। शक्ति 600, चपलता 500, धारणा 500, बुद्धिमत्ता 150, आकर्षण 210, इच्छा शक्ति 200, विशेषता अंक 0। अच्छा, होस्ट के पास अभी भी 2 क्षमता उन्नयन कार्ड हैं। एक बार हेरफेर के सर्वनाश बल को अपग्रेड करें। बधाई हो, सर्वनाश बल हेरफेर अब स्तर 2 पर है। अराजक इच्छा को एक बार अपग्रेड करें। ज़ेरास ने एक बार फिर आदेश दिया। बधाई हो, अराजक इच्छा अब लेवल 2 पर है। और तुरंत ज़ेरास ने भंवर की ओर जाने से पहले अधिसूचना को हटा दिया। उसके प्रतिद्वंद्वी ने उसे यहाँ फंसाया था। उम्मीद थी कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह और भी मजबूत होकर वापस आएगा। और तुरंत उसका शरीर भंवर में प्रवेश कर गया और दुनिया को छोड़ दिया, जो जल्द ही टुकड़ों में बिखर गई। रॉरी अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ खड़ा था और उस विशाल नेत्रगोलक को देख रहा था जो लगातार घूम रहा था। उसका डोमेन अविश्वसनीय रूप से विशेष था। यह उसके प्रतिद्वंद्वी को एक दुनिया में फंसाने और उन्हें 500,000 से अधिक सैनिकों से लड़ने में सक्षम था, जो उसने अपने सार के साथ बनाए थे। सैनिकों की शक्ति का उपहास करने के लिए कुछ भी नहीं था, और इससे भी अधिक उनका रणनीतिक क्रम था जो उनके अपने युद्ध कौशल से उनमें पैदा हुआ था। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि अमोरगार्ड आत्माएं थीं और इसलिए उन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता था। केवल वह उन्हें अपनी आंखों से देख सकता था, क्योंकि वह उनका मालिक था। जो कोई भी उसके डोमेन में प्रवेश करता था, उसे केवल एक सुंदर क्लैम बर्फ दिखाई देती थी और अगले ही सेकंड में वे बिना जाने ही फट जाते थे। यही उसके डोमेन के बारे में इतना खास था। लोगों को चौंका देने की इसकी क्षमता। साधना में उससे नीचे कोई भी कभी भी उसके डोमेन से बाहर नहीं निकल पाया था। सभी मर चुके थे और तुरंत ही वे मर गए। डोमेन खत्म हो गया और गायब हो गया। लेकिन वह लगभग 5 मिनट से खड़ा था और डोमेन अभी बंद नहीं हुआ था। उसने अपने डोमेन में जो समय का अंतर बनाया था वह अलग था। यहाँ युगों को साधारण मिनटों में बदल दिया। फिर भी कोई भी व्यक्ति अपने डोमेन में बिना मरे 3 मिनट तक नहीं टिक पाया है। धीरे धीरे समय तेजी से बीतने के साथ उसकी मुस्कुराहट मिटने लगी। 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, लहर। ठीक 10 मिनट के बाद उसके सामने डोमेन की आंखों में अचानक एक लहर दिखाई दी। समय बीतने के साथ तीव्रता बढ़ती गई और रॉरी को आश्चर्य हुआ कि अचानक एक विशालकाय राक्षसी पैर पोर्टल से अंदर आया।
एक अविश्वसनीय रूप से रक्त प्यासा और युद्ध के इरादे वाला आभा पूरे अंतरिक्ष में बेतहाशा भड़क उठा, जो एक साधारण शीर्ष ब्रह्मांडीय रैंक के विशेषज्ञ का दम घोंटने के लिए पर्याप्त था। असंभव, रॉरी ने चौंक कर कहा जब उसने देखा कि जिस शैतान को उसने पकड़ा था वह डोमेन से बाहर निकल गया। उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं थी, लेकिन इससे भी अधिक भयावह तथ्य यह था कि उसका प्रतिद्वंद्वी बदल गया था। जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी विशाल ऊंचाई उसके ऊपर थी, जबकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी से जो शारीरिक ऊर्जा महसूस की थी वह अब उस स्तर पर पहुंच गई थी जो निस्संदेह वह इस जीवन में कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता था। तुम असंभव, असंभव, रॉरी ने अविश्वास में बड़बड़ाया, लेकिन जेरास उसका मनोरंजन करने के लिए तैयार नहीं था और अगले सेकंड में वह गायब हो गया क्योंकि वह रॉरी के सामने प्रकट हुआ, जिसने अचानक महसूस किया कि उसके चेहरे के सामने एक हाथ बढ़ा और उसे कसकर पकड़ लिया। बूम! इसके बाद जो हुआ वह एक पागलपन भरा दृश्य था जिसमें रॉरी अपने पैरों से उछल गया क्योंकि जेरास ने चींटी जैसे प्राणी के चेहरे को पकड़ लिया और उसे संरचनाओं की भीड़ के माध्यम से कुचल दिया। अपने स्तर को ऊपर उठाने के बाद वह जिस गति तक पहुंच सकता था वह दिमाग को सुन्न कर देने वाली थी। संरचनाएं एक दूसरे पर गिर गईं, उसका शरीर उनके बीच से ऐसे गुजर रहा था जैसे वे मौजूद ही न हो, और इमारत में हमेशा मौजूद रहने वाले व्यक्ति को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि वे पेस्ट में बदल जाएं। धमाका! हवा में ऊंचा दिखाई देते हुए जेरास ने रॉरी के शरीर को नीचे की ओर फेंक दिया, क्योंकि एलियन ने उसकी पीठ को गगनचुंबी इमारतों की नोक से टकराकर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। वह और भी मजबूत हो गया है। रॉरी ने अपने सिर में दहाड़ लगाई, लेकिन सहज रूप से उसने खुद को बलपूर्वक नियंत्रण में रखा क्योंकि उसने अपने पैरों को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसके नीचे की पूरी मंजिल एक विशाल खाई में बदल गई। वह पहले से ही अपने सामने शैतान के एक बार फिर प्रकट होने की उम्मीद कर रहा था और उसने बढ़त हासिल करने के लिए दबाव डाला, लेकिन जब उसने देखा कि शैतान अचानक कहीं नहीं था तो वह चौंक गया। फिर भी उसने अपने चारों ओर ढही हुई इमारतों को देखा और जियारन के रक्षक गगनचुंबी इमारतों के नीचे फंसे जियारन की मदद करने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से कुछ को तो पेस्ट में बदल दिया गया था। उसने समझा कि उसने जो संदेश दिया वह इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। वह कोई नीच व्यक्ति नहीं है, वह एक राक्षस है। अध्याय 429, अगले कदम की योजना बनाना। सांस छोड़ने की तेज आवाज औसत दर्जे की दिखने वाली इमारत से सुनी जा सकती थी, जिसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि सोफे पर बैठा युवा पुरुष इंसान था। मैंने इसे प्राप्त कर लिया है, जेरास ने खुद से सोचा जैसे उसने अपनी आंखें बंद की और अपने सिर में मौजूद सभी जानकारी तक पहुंचा। सबसे महत्वपूर्ण बात सेलेस्ट्रिया परिवार के कुलपति जेसन सेलेस्ट्रिया का स्थान है। उसने जो सीखा उसके अनुसार मानवता के दो गद्दार ठीक वैसे ही थे जैसे उस आदमी ने कहा था। सेलेस्ट्रिया परिवार के कुलपति और अंडरवर्ल्ड के एक परिवार के कुलपति। 3 अल्टीमेट जियारन के क्रोध का सामना करने वाले पहले 2 परिवार। वे मनुष्यों में सबसे शक्तिशाली वर्डस्पेस परिवार के कुलपति के आने और अवरोध निर्माण करने से पहले ही जियारन के सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे। वॉइड्स के कुलपति द्वारा डाली गई स्थानिक बाधा एक तरह की है, क्योंकि यह न केवल गियारन को पृथ्वी में प्रवेश करने से रोकती है, बल्कि मानवता के 2 गद्दारों को भी रोकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मानवता के प्रति बुरी मंशा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भी। यह एक जटिल अवरोध संरचना थी जिसे गियारन ने भी पहले कभी नहीं देखा था। तो इसका मतलब है कि जेसन सेलेस्ट्रिया वर्तमान में अंतरिक्ष यान में से एक पर है, सटीक रूप से एक स्पेसशिप, और 3 परम गियारन का घर भी। ये थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, जेरास ने भौहें उठाकर खुद से सोचा। वह नहीं जानता था कि जेसन खुद कितना मजबूत था, लेकिन अगर वह 3 गियारन द्वारा पकड़ा गया तो इसका मतलब है कि वह उनसे कमजोर है। और उसने अभी अभी 3 गियारन में से एक के साथ लड़ाई की थी और कह सकता था कि अगर वह वास्तव में पूरी ताकत से लड़ता है तो वे सबसे अधिक संभावना बराबरी के मुकाबले में होंगे। उसने लड़ाई छोड़ दी थी क्योंकि उसे लगा कि अब आगे बढ़ने का कोई कारण या उद्देश्य नहीं है। उसने पहले ही वह हासिल कर लिया था जिसकी उसे जरूरत थी, और उसके विरोधियों ने उसे कई सालों की साधना से बचाया था और उसकी ताकत में बहुत सुधार किया था। जेरास के लिए सिर्फ बराबरी के मुकाबले में और लड़ना बहुत थकाऊ और उसके लक्ष्यों के लिए बेकार था। इसलिए उसने बस दृश्य छोड़ने का फैसला किया था। उसने पहले ही जियारन के लिए काफी सिरदर्द पैदा कर दिए थे। उसका लक्ष्य इस विकर्षण का इस्तेमाल जेसन सेलेस्ट्रिया पर जल्दी से हमला करने के अवसर के रूप में करना था। लेकिन 3 जियारन जहां जेसन था वहां से चले गए। ये खतरनाक होगा अगर जेसन को पकड़ने की उसकी कोशिश में 3 जियारन को सतर्क कर दिया जाए। फिर उसे 3 छद्म ब्रह्मांड रैंक के विशेषज्ञों का सामना करना पड़ेगा। उसे अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था, लेकिन वह ये भी जानता था कि यह आत्महत्या होगी। जेसन सेलेस्ट्रिया, भले ही तुम खुद भगवान द्वारा संरक्षित हो, मैं उन्हें काट दूंगा और तुम्हारा सिर फाड़ दूंगा, जेरास ने दांत पीसते हुए सोचा क्योंकि उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए थे। लेकिन जैसे ही वह तुरंत अपने आप को संभाल पाया, उसकी सारी भावनाएं गायब हो गईं, उसका भाव फिर से लौट आया। एक स्पेसशिप के लिए निकलने का समय आ गया है।
जेरास ने सोचा और एक पल में उसका मानव रूप तुरंत बदल गया और उसकी जगह एक जियारन की शारीरिक संरचना ने ले ली। योजक चिन्ह, सुंदर फूलों और घुमावदार बड़बड़ाते ब्रॉ के साथ पूरी तरह से सजाए गए एक सुंदर परिसर में छोटे पक्षी जगह जगह उड़ रहे थे, जिससे जगह में एक प्राकृतिक शांत आभा आ गई। इन सब के पीछे एक आधुनिक दिखने वाली झोपड़ी खड़ी थी, जो एक विशेष चमकदार ओब्सीडियन चट्टान से बनी हुई प्रतीत होती थी। एक आदमी खड़ा था, जो एक साधारण दिखने वाले सुनहरे सफेद रंग के लबादे पहने हुए था। उसकी गर्दन के चारों ओर एक कपड़ा लिपटा हुआ था और उसके हाथों में एक पानी का डिब्बा था। फसलों को गीला करते समय उसके होठों पर एक सुंदर मुस्कान थी, एक शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ। उसका अस्तित्व उसके पर्यावरण के साथ पूर्ण सामंजस्य में था, और उसके कंधों पर कोई भी उन पर लेटे पक्षियों को देख सकता था, जो उसके कानों में खूबसूरती से चहक रहे थे। आप बहुत अच्छा कर रहे थे। शांत वातावरण में अचानक आवाज गूंजी। जैसे ही आदमी एक तरफ मुड़ा, और एक पेड़ के नीचे एक सुंदर जियारन महिला लेटी हुई थी, जिसके चेहरे पर 6 आंखें थीं, जो उसे कोई और नहीं बल्कि 3 परम जियारन में से एक सिल्विया के रूप में चित्रित कर रही थी। सिल्विया ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा। उसकी आंखें थोड़ी सी उछल रही थी, क्योंकि वह उसकी आंखों में देख रही थी, उनमें बिजली के अंतहीन समुद्र को देखने का भ्रम था। उसका चेहरा अविश्वसनीय रूप से सुंदर अंडाकार आकार का था, एक पतली भान, लंबी जबड़े और भुंघराले काले बाल। सुंदरता और रहस्य की परिभाषा। सुबह उठना, प्रकृति की ताज़ा सांसों को सूंघना, पक्षियों के साथ गाना, सूरज को उगते और डूबते देखना और आसमान में सितारों को एक सीध में देखना। मेरे जैसे कैदी के लिए इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? उस आदमी ने अपनी आवाज में पूछा, जो अपने आप ही दिमाग को ठंडा कर देती है, और सिल्विया खुद को रोक नहीं पाए और खर्राटे लेने लगी। ये तो कहा, मेरे साधारण घर में तुम्हारे पास क्या है? आदमी ने घास को गीला करते हुए कहा। उसकी शांतिपूर्ण मुस्कान एक बार भी नहीं गई। यह अजनबी है, एक मानव अजनबी जिसे हमने हाल ही में अंतरिक्ष के शून्य में यात्रा करते हुए पकड़ा है, सिल्विया ने कहा। जब आदमी पौधे को गीला करना जारी रखता है और उसके चेहरे पर चिंता का एक भी भाव नहीं होता, वह अंतरिक्ष के शून्य में नग्न होकर यात्रा कर सकता है। हमने सोचा था कि वह एक विशेष मानव है, लेकिन बाद में जब वह जेल से बाहर आया तो हमें एहसास हुआ कि वह वास्तव में एक आकाशगंगा रैंक स्टेज मानव है, सिल्विया ने कहा। और वह ये देखे बिना नहीं रह सकी कि कैसे उस आदमी का हाथ अचानक रुक गया। हम सोच रहे थे कि तुम जान लोगे कि वह कौन है, जेसन सेलेस्ट्रिया, सिल्विया ने पुकारा, जब उस आदमी ने अपना ध्यान उसकी ओर लगाया। मुझे उसके बारे में और बताओ। वह एक इंसान है, और उसके पास अपने आकार को इंसान से शैतान और चूहे में बदलने की क्षमता है। उसने कुल 1300 जियारन को ठंडे खून से मारा था। वह निश्चित रूप से मूर्ख नहीं है। वह एक ठंडा हत्यारा है, जो अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ हत्या करता है। एक ऐसा मनोरोगी और आकाशगंगा रैंक पर उसका नाम नहीं हो सकता, है न? गैलेक्सी रैंक स्टेज पर एक आकार बदलने वाला, कितना दिलचस्प। अध्याय 430, द एजेंट्रॉरी। G4 स्पेसशिप पोर्ट G4 स्पेसशिप का एकमात्र और सबसे बड़ा हवाई अड्डा था, जहां विभिन्न स्पेसशिप के बीच होने वाली अधिकांश यात्राएं G4 स्पेसशिप को रोक देती थीं। लेकिन G4 स्पेसशिप में मौजूद अधिकांश लोगों को पता नहीं था कि G4 स्पेसशिप से किसी और को दिए गए निर्देश नीचे भेजे गए थे, जिससे कोई भी स्पेसशिप से दूर नहीं जा सकता था। ये खुद उच्च अधिकारियों की हड़ताल की तरह था, जिससे वहां काम करने वाले लोग अस्थायी निलंबन पर चले गए, जिस पर केवल एक ही व्यक्ति शासन कर सकता था। शुभ दिन मेरे स्वामी। शुभ दिन मेरे स्वामी। संगठन के सामने खड़े 2 गार्डों ने उस आदमी का अभिवादन किया, जो उनके 3 लॉर्ड्स में से एक था। मेरे लिए अभी G1 मदरशिप की ओर जाने वाला एक स्पेसशिप तैयार करो, जियारन ने कहा। गार्ड के चेहरे के बदलने के साथ ही उसकी आवाज में तेजी से गूंजने वाली तत्परता उनके कानों में गूंज रही थी। वे आमतौर पर अंतरिक्ष यान तैयार करने के लिए जिम्मेदार नहीं थे, और वे सिर्फ साधारण पहरेदार थे, तो उनके स्वामी उन्हें ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे थे? मैंने जो मांगा है, क्या वह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है? ये शब्द उनकी आंखों में चमक उठे और उनके चेहरे पर तुरंत बदलाव आ गया, और उनमें से एक ने तुरंत जवाब दिया, बेशक नहीं मेरे स्वामी, यह इतना बड़ा सम्मान है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। कृपया यहाँ आइए, गार्ड ने कहा, और उसने स्वामी को बंदरगाह में देखा। शुभ दिन मेरे स्वामी। शुभ दिन मेरे स्वामी। शुभ दिन मेरे स्वामी। वे जहां भी गुजरे उनका अभिवादन किया गया, क्योंकि गार्ड तेजी से बंदरगाह से होते हुए एक बड़े संगठन के सामने पहुंचे। यहाँ उड़ान के लिए सामान्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए मेरे स्वामी। मुझे विश्वास है कि आपको वह व्यक्ति मिल जाएगा जो आपके साथ अंतरिक्ष यान में चढ़ने के लिए तैयार है। उसने बस इतना ही कहा जब स्वामी अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर गए और गार्ड वापस मुड़ा और अपने पद पर लौट आया। तुरंत ही बड़े संगठन में प्रवेश करते ही सभी तरह की चर्चा और क्रियाकलाप बंद हो गए, क्योंकि सभी ने चौंककर भगवान को देखा। मुझे अभी G1 मदरशिप तक उड़ाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। शुभ दिन मेरे भगवान। पूरा समूह तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपना सम्मान व्यक्त किया, लेकिन उन्होंने ऐसा बहुत देर तक नहीं किया था, जब एक बार फिर से आदेश आया।
मैंने कहा था कि मुझे अभी जी1 मदरशिप तक उड़ाने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है। लोगों को अंदर तक हिला देने वाली गर्जना हुई और तुरंत ही एक व्यक्ति आगे बढ़ा। हमें खेद है कि हम यह नहीं समझ पाए कि आप कितने जरूरी हैं, मेरे भगवान। कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई है जिस पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस बार अपवाद बना सकते हैं। बूढ़े जियारन ने कहा। ऐसा लगता है कि इस स्थान पर बंदरगाह का प्रमुख बैठा हुआ है। एडी मोरे, उसने अचानक पुकारा, जबकि दो अन्य जियारन आगे बढ़े। अल्ट्रा जी4 मॉडल लें और भगवान को अभी उनके गंतव्य तक पहुंचाएं, उस व्यक्ति ने तुरंत आदेश दिया। हाँ सर, हाँ सर। वे दोनों एक साथ रॉरी को प्रणाम करने और संगठन से बाहर जाने से पहले बोले। रॉरी भी जल्दी से उनके पीछे चल पड़ा। वे सभी तुरंत चले गए। जियारन की सभी आंखें झपक गईं क्योंकि वे अचानक जाने की आवश्यकता के कारण के बारे में सोच रहे थे। ये पहली बार था जब उनके स्वामी ने कभी अधीरता का संकेत नहीं दिखाया था। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि वह जिस मुद्दे को हल करना चाहते थे वह कितना जरूरी था। मुझे उम्मीद है कि यह बुरा नहीं होगा, उसने अपने सहकर्मियों की ओर देखने से पहले खुद से सोचा, जो अभी भी एक दूसरे को मूर्खतापूर्ण तरीके से देख रहे थे। आप सभी काम पर वापस जाएं, उसने आदेश दिया और वे सभी तुरंत अपने काम पर वापस चले गए। लेकिन अभी 1 घंटा भी नहीं बीता था कि अचानक एक व्यक्ति कमरे में दाखिल हुआ। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनके स्वामी रॉरी थे। ओह, आप इतनी जल्दी वापस आ गए मेरे स्वामी। क्या जी एक मदरशिप के रास्ते में कुछ बुरा हुआ था? सिल्वियानो ने पूछा क्योंकि बाकी लोग भी उसे भ्रमित भाव से देख रहे थे। जी एक स्पेसशिप पर जाने का क्या मतलब है? मैं अभी जी4 टॉवर से लौट रहा हूँ। मैं किसी जी एक स्पेसशिप के लिए कब आया था? रॉरी ने उलझन भरे भाव से पूछा और तुरंत सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो गए। क्या? हा, यह असंभव है मेरे प्रभु। आपने अभी 1 घंटे से भी कम समय में जी एक स्पेसशिप के लिए तत्काल यात्रा का आदेश दिया है और मैंने एडी और मोरे को आपके साथ जाने का आदेश दिया है। हम सभी यहाँ ऐसा करने के गवाह बन सकते हैं, है न? सिल्वियानो ने पूछा, जब रॉरी ने देखा कि सभी ने एक बॉडी दी और गवाही दी कि वह अभी 1 घंटे से भी कम समय पहले यहाँ आया था। बकवास, मैं अभी टॉवर से आ रहा हूँ। मैं यहाँ कभी आया ही नहीं। रॉरी ने कहा कि वह पहले से ही इस मूर्खतापूर्ण शरारत से क्रोधित हो रहा था, लेकिन तुरंत उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसे वह आकृति याद आ गई जिससे उसने अभी लड़ाई की थी और उसकी अनोखी क्षमता याद आ गई, आकार बदलने की शक्ति। बकवास, 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 रॉरी ने जोर से गाली दी और उसके सिर पर एक नस उभर आई। क्या कोई समस्या है बॉस? सिल्वियानो ने चिंतित होकर पूछा। बेशक, एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं जो अभी अभी जी एक मदरशिप के लिए निकला हूँ वह मैं नहीं हूँ। यह एक शैपशिफ्टर है जिसने मेरा रूप ले लिया और आपके सभी बेवकूफ़ों को बेवकूफ़ बना दिया। रॉरी ने गुस्से में जोर से दहाड़ लगाए। क्या? योजक चिन्ह। अंतरिक्ष यान शांति के विशाल विस्तार से तेजी से आगे बढ़ा और जी एक अंतरिक्ष यान की ओर तेजी से बढ़ रहा था और मौजूद हुई चीज कोई और नहीं बल्कि 3 आकृतियां थीं। एडी, मोरे और खुद रॉरी। आमतौर पर लॉर्ड को कंट्रोल रूम में नहीं होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अचानक कहा कि वे सेटी करना चाहते हैं। दोनों जियारन मना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और वे सभी तेजी से अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में अपनी आंखों को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ते रहे जब अचानक यह एक नुकीली वस्तु की आवाज़ थी जो उनकी छाती को चीरती हुई और जियारन के दिल को चीरती हुई बाहर निकल रही थी। मेरे लॉर्ड, दोनों जियारन ने पूछा, लेकिन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि अचानक उनकी तलवारें हिंसक तरीके से उनकी छाती से बाहर खींच ली गईं और वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े। और जब वे अपने स्वामी की ओर देखने लगे तो उन्हें समझ में नहीं आया कि उन्होंने उन्हें क्यों मारा। उन्होंने अविश्वास में देखा कि वह कैसे बदल गया और एक इंसान बन गया।